जी इंडिया टीवी पर सरल बजट के लाइव ट्रांसमिशन में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं भारत के वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार का पहला बजट संसद में पेश किया। आज हम उनसे बातचीत करेंगे उनके पेश किए गए बजट पर। यशवंत जी, जी इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। यशवंत जी, आपका जो बजट था, आपने एक पहली वार्निंग दी जिसमें आपने कहा पीपल शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर सम हार्श मेजर्स, लेकिन जब आपने संसद में खड़े होकर आज बजट पेश किया तो कुछ ऐसा नजर नहीं आया कि बहुत कठोर बजट है, लगा कि लोक लुभावना ही बजट है। तो गठबंधन की सरकार में आप इस सरल बजट को पेश करने में कैसे कामयाब हुए? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने कभी नहीं कहा कि आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ए टफ और ए हार्श बजट। ये मैंने कभी नहीं कहा। दरअसल जब ये खबरें छपने लगी तो मैंने अखबार वालों से बातचीत करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो अपना हेडलाइन बनाने के लिए मेरी हर बात को अगर तोड़ मड़ोड़ कर भी पेश करना हुआ तो वो पेश करना चाहेंगे। मैंने ये कहा था कि परिस्थितियाँ ज़रूर बहुत विकट हैं और उन विकट परिस्थितियों का, उन चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ेगा। जब मैंने ऐसे कहा तो उनको लगा कि मैं बहुत कोई हार्श या टफ बजट पेश करने वाला हूं, और इसीलिए मैं इतने दिनों से चुप रहा। मैं कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि मैं कहता टफ बजट नहीं होगा तो लोग कहते बजट के बारे में उसकी गोपनीयता के ऊपर मैं आघात कर रहा हूं। इसीलिए मैंने आज संसद में अपने बजट भाषण में कहा कि उन लोगों को बहुत घोर निराशा होगी जिन्होंने बार बार ये प्रचार किया था कि ये बजट टफ बजट होने वाला है। लेकिन जहाँ एक इकोनॉमिक सैंक्शंस का एक हमारे ऊपर खतरा है और वहीं पर जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो स्लो डाउन हुई, उस चलते और गठबंधन की सरकार, इन सब तीनों को आपने मैनेज कैसे किया इस बजट में? नहीं, देखिए, एक तो सैंक्शन की बात मुझे लगता है कि बहुत ही अतिरंजित कही जा रही है। अब अखबार की हेडलाइन बनाने के लिए आपको जी टीवी में दिखाने के लिए बहुत अच्छा लगेगा कि $20 बिलियन का घाटा हो जाएगा भारत को, और इतना घाटा हो जाएगा और ये नुकसान हो जाएगा। दरअसल बात यह है सैंक्शंस की आज कि अमेरिका एकमात्र राष्ट्र है जिसने सैंक्शन लगाया है अपने कानून के तहत। दूसरे किसी दुनिया के राष्ट्र ने भारत के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाया है। अमेरिकन ने भी अभी तक ये नहीं बताया है कि सैंक्शन की परिभाषा क्या होगी। तो जब पता ही नहीं है कि सैंक्शन क्या होगा, जब सैंक्शन लगाने वाला खुद ये नहीं कह रहा है कि सैंक्शन क्या होगा, तो मैं यहाँ बैठकर कल्पना करूँ सैंक्शन ये होगा। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो बाहर से हमारे पास विदेशी सहायता आती है, उस सहायता की राशि पहले तो बहुत अधिक नहीं है जो बजट में आती है। दूसरी बात जो है वो ये है कि उसके आने में 12 से 18 महीने लगते हैं। यदि आज उन्होंने उस टैप को बंद कर दिया तो इसका असर हमारे बजट के ऊपर 12-18 महीने के बाद पड़ेगा। तो आज हम कैसे कल्पना करके, कुछ सोच के या बिना कुछ सोचे उसको हम फैक्टर इन कर लें बजट में और कहें कि नहीं बहुत बड़ा कोई तूफान आ गया जिसका हमको करना चाहिए। मैंने कहा है कि इमीडिएट कोई खतरा है, कोई इमीडिएट, इसलिए मैंने कहा कि इसका कोई इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं पड़ने जा रहा है। दुनिया के किसी देश ने नहीं कहा है कि भारत को हम सहायता रोकेंगे, उसमें जो पाइपलाइन में सहायता है उसको भी रोकेंगे। और ये पाइपलाइन बहुत लंबा है, अभी कई महीनों तक चलेगा। अगर उस समय तक रुका रहा तब असर पड़ेगा, लेकिन मैं आशावान हूं कि तब तक हम बातचीत करेंगे, हम अपनी स्थिति लोगों को समझाएंगे, हमारी जो मजबूरियां थी उसको दुनिया समझेगी, और ये जो कदम उन्होंने उठाए हैं उस कदम को वो वापस लें। यशवंत जी, आपका जो बजट है आज, उसमें जो सबसे बड़ी एक बात देखने में आई वो ये आई कि पिछले कई वर्षों में जब सुधारीकरण का दौर चला, उद्योग जगत को ही कुछ केंद्रित करके पॉलिसी बनाई गई। आपने आज बड़ा एक कृषि को बहुत वरीयता दी और आपने उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट किया। तो आपको लगता है इससे देश का जो आर्थिक विकास है किस तरीके से बढ़ेगा? देखिए, मैंने कहा है अपने बजट के भाषण में, और सिर्फ आज बजट के भाषण में नहीं कहा है, ये हमारी मान्यता है, सरकार की मान्यता है कि कृषि में सुधार किए बगैर और कृषि को आगे बढ़ाए बगैर आप भारत को आगे नहीं बढ़ा सकते। जो सोचते हैं कि भारत बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ते जैसे शहरों में, नगरों में बसता है, वो भारी भूल कर रहे हैं। भारत गांवों का देश है, और जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम चुस्त दुरुस्त नहीं करते हैं तब तक हम भारत की अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर, कृषि पर, लघु उद्योग पर इस बजट में बहुत जोर दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन क्षेत्रों में जो पैसे लगेंगे, जो बजट से लगेंगे, जो बैंकों से लगेंगे,
जो निजी क्षेत्र से लगेंगे उनसे भारी कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सुधार होगा। क्या रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आप समझते हैं कि इससे बढ़ेंगी काफी? बहुत बढ़ेगी। हम पहली बार बहुत बड़े पैमाने पर नाबार्ड के माध्यम से, दूसरे बैंकों के माध्यम से, वो माइक्रो बैंकिंग जिसको कहते हैं, लघु बैंकिंग, उसकी व्यवस्था हम क्या करने जा रहे हैं। और मैंने कहा है कि हम 2 लाख परिवारों को इस वर्ष में रोजगार का नियोजन उनको कराएंगे। आप जानते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे नौजवान हैं जिनके पास कोई ना कोई हुनर है, बहुत सारे नौजवान हैं जो कुछ न कुछ करना चाहते हैं और उनको सहायता नहीं मिल पाती है बैंकों से, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाते हैं। किसी को बहुत अधिक राशि की आवश्यकता नहीं, कोई 500 रुपये में अपना धंधा शुरू कर सकता है, कोई 100 रुपये में अपना धंधा शुरू कर सकता है। इन लोगों के लिए इतनी छोटी छोटी राशियां बैंकों के माध्यम से उपलब्ध नहीं होती थी। इसीलिए मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करी है कि ये लोग इकट्ठे होकर एक सेल्फ हेल्प, अपने आप मदद करने वाली एक टोली बनाएंगे और उस टोली के माध्यम से, उन ग्रुप्स के माध्यम से हम इस प्रकार की सुविधा उनको देंगे। एक और जो आपके बजट में आज खास बात नजर आई कि जो पिछली सरकार की पॉलिसीज थी या और पिछली और सरकारों की जो पॉलिसीज थी उसमें बहुत आपने परिवर्तन भी लाने की कोशिश नहीं करी। आपने जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसकी आज आपने लिमिट भी बढ़ाई, 40,000 से 50,000 किया, और कॉर्पोरेट टैक्स जिसके बारे में काफ़ी लोगों को शंका थी कि शायद आप बढ़ा देंगे, उसमें भी कोई बदलाव नहीं लाया। तो ये क्या एक कंटिन्यूटी का प्रोसेस है या सस्टेबिलिटी का प्रोसेस है? नहीं, मैंने कहा है कि देश में उद्योगों को भरोसा देने के लिए, निजी लोगों को भरोसा देने के लिए आवश्यक है कि हम रोज रोज परिवर्तन न करें। और अगर कोई बात सही है तो मुझे मानने में कोई एतराज नहीं है, चाहे वो किसी भी हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने किया हो। हम उन लोगों में अपनी गिनती नहीं करना चाहेंगे जो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। ये करना आवश्यक नहीं है और इसीलिए मैंने कोई कटु बात अपने पूर्ववर्ती सरकारों के बारे में नहीं कही है। मैंने कहा है, हो सकता है उन्होंने अपने जानते बहुत अच्छा करने की कोशिश की हो, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, जब मैंने 1991 में इस कमरे से मैं बाहर गया था तब देश का राजकोषीय घाटा 6% था। आज जब मैं लौट कर आया 7 वर्षों के बाद और इतना सुधार, इतना प्रचार हुआ उस सुधार का, मैं लौट कर आता हूँ, मैं पाता हूँ राजकोषीय घाटा फिर भी 6% है, 6% से ऊपर है। तो क्या नतीजा निकला सुधारों का? लेकिन फिर भी कोशिश मैंने ये की है कि इस बजट में मैं सरकारी घाटे को कम करूं ताकि ये हमको जो बाजार से कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है वो कम हो और हम अधिक से अधिक सुविधा लोगों को दे सकें। यशवंत जी, आपने जो टैक्स अरियर जो हजारों करोड़ के रुपए में है और टैक्स कंप्लायंस के कुछ बहुत खास प्रस्ताव कुछ बजट में देखने में नहीं आए, आपको नहीं लगता कि ये रिसोर्सेज के लिए एक बहुत ज़रूरी कदम है जो उठाना चाहिए? मैं यही कहना चाहता था आपसे कि बराबर एक जो शॉर्टकट होता है, जो आसान रास्ता होता है, वो ये होता है कि कर अगर 10% है उसको बढ़ाकर 20% कर दो, जो 20% उसको 40% कर दो, तो ज़्यादा राशि आएगी। मैंने इस रास्ते का सहारा इस बजट में नहीं लिया है। मैं जो करने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ कि इस देश में सारे लोग मानते हैं कि मध्यम वर्गीय लोग 15 से 20 करोड़ हैं, तो 1.25 करोड़ लोग ही उसमें टैक्स क्यों देते हैं? जाहिर है कि ये संख्या दुगनी, तिगनी, चौगुनी होनी चाहिए और इसलिए इस बजट में मैंने एक 2 तरफा उपाय किया है। पहले तो मैंने पूरे सारे फॉर्म को और लॉ को बहुत साधारण, सरल, समझने योग्य बना दिया है, जिसमें कि घर बैठे कोई इसको कर सकता है, उसको किसी टैक्स के वकील के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, मैंने इस तरह के कई कदम उठाए हैं जिसमें जो आज तक टैक्स देने से बचते रहे हैं वैसे लोग अब टैक्स के घेरे में आ जाएंगे। तीसरा, मैंने लोगों के देश प्रेम को भी उभारने की कोशिश की है और कहा है इस विकट परिस्थिति में देश प्रेम का तकाजा है कि आपको जो टैक्स देना चाहिए वो टैक्स आप दें ताकि देश आगे बढ़ सके। तो ये आप समझते हैं कि जिस तरीके के आपने सम्मान, समाधान और सरलीकरण की जो बात करी, इसके लिए बहुत ज़रूरी ये भी होगा कि जो आपके रेवेन्यू विभाग है वो भी थोड़ा सा पीपल ओरिएंटेड हो और आगे बढ़ के, ताकि लोग टैक्स कंप्लाई कर सकें, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। बिल्कुल मित्रता का व्यवहार, और इसीलिए आपने ये भी नोटिस किया होगा शायद कि मैंने कहा है कि बड़े बड़े शहरों में हम हर मोहल्ले में अपने वैन्स भेजेंगे, उसमें हमारे पदाधिकारी जाएंगे, वहाँ पर जाकर वो अपना फॉर्म बांटेंगे, फॉर्म बांटकर जिनको टैक्स देने
की आवश्यकता है। यशवंत जी, आपसे हम इसी विषय पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी।